वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी है। लाइव डैशबोर्ड की बदौलत सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब हो गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास, क्या तफसील है खबर की? जी देखिए, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से एक अहम बयान जारी हुआ है आपसे कुछ देर कबल, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी है। मरियम नवाज की लाइव डैशबोर्ड की बदौलत सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब हुई है। तारीख में पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद किसी इदारे का एहतसाब करके पब्लिकली केस एंटी करप्शन को भेज दिया है। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में होने वाली संगीन बदउनवानी का खुद पर्दा जो है वज़ीर आला ने फाश किया है। सुथरा पंजाब फैसलाबाद में गड़बड़ महसूस होने पर फौरी तौर पर वज़ीर आला ने ऑडिटर की खुसूसी टीम फैसलाबाद रवाना की थी। तहकीकाती टीम ने मैदान में पहुंचकर ठेकेदारों और सरकारी अफसरान के दरमियान एक मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब किया। उनका ये भी कहना है कि फैसलाबाद में सुथरा पंजाब की अवामी फंड को आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF के वफ्द ने 683 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक खसारा कम करने के लिए IMF ने माली डिसिप्लिन यकीनी बनाने का मुतालबा किया। IFF को ब्रीफिंग दी गई कि मुआशी शरह नमू का 4.20% का हदफ भी पूरा नहीं हो सकेगा। रवा माली साल 13,989 अरब रुपए का नजरसानी शुदा टैक्स हदफ भी मुश्किल करार दिया गया है। जरा ये बताते हैं कि 10 माह में सार्फिन से 1330 अरब से ज़ायद की पेट्रोलियम लेवी की वसूली की गई। रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर है। हुकूमत ने बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। IMF ने ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज करने पर जोर दिया है। विफाकी बजट या आईनी तरमीम हमारी हिमायत के बगैर मंजूर नहीं हो सकती। अभी तक हुकूमत ने आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की। आइंदा माह विफाकी बजट आ रहा है, इसलिए आईनी तरमीम का इम्कान नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के हवाले से बात हुई तो जरूर देखेंगे। बजट तो अगला महीना शुरू, अगर मुझसे अभी तक बात नहीं किया गया तो बड़ा मुश्किल है कि कोई आईनी तरमीम हम अभी से लेके अगले महीने में लेकर आएंगे। अभी तक मेरे साथ ना उठाया गया, ना मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, और हम पार्टी के साथ मशवरा करके जो भी ख्वाहिशात लेकर आते हैं उसको सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। फिर हमारा कोई स्टैंस में या पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर, चाहे वो आईनी तरमीम हो, बजट हो, मेरे इजाज़त के बगैर, मेरे वोट के बगैर, मेरे पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दिए बगैर वो नामुमकिन है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा है कि ट्रैक 2 या बैकडोर राबतों का इल्म नहीं। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। हम इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तारीख फाइनल होने पर ऐलान किया जाएगा। भारत में ख़वातीन गैर महफूज। दिल्ली में चलती बस में खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चलती बस में खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने का वाक़या रानी बाग के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पहले खातून को ज़बरदस्ती बस में सवार किया और फिर इज्तिमाई ज़्यादती की गई। खातून ने मुल्ज़िमान के चुंगल से निकलकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बस को जब्त कर लिया। वाक़े पर भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई है। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से अदाकारों और सियासी रहनुमाओं के मुबैना राबतों का इंकशाफ हुआ है। मुनशियात खरीदने वालों में अदाकार और मॉडल्स भी शामिल हैं। जरा ये बताते हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी से 700 से 800 अफराद कोकेन खरीदते थे। कोकेन के 100 से 150 मुस्तकिल खरीदार थे। अनमोल उर्फ पिंकी से पुलिस तहकीकात की तफसीलात सामने आ गई। मुल्जिमा अनमोल ने दावा किया कि सियासी रहनुमा और उनकी बेगमात भी राबते में थी। मुल्जिमा ने इल्जाम लगाया कि दरख्शा, गिजरी, बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत दी। अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क का पर्दाफाश।
منشیات بیچنے اور خریدنے والوں کی تفصیلات منظر عام پر۔ دوران تفتیش ملزمہ کے سنسنی خیز انکشافات، بتایا 700 سے 800 افراد کوکین خریدتے تھے، 100 سے 150 کوکین کے مستقل خریدار تھے۔ شوبز اسٹارز اور سیاسی شخصیات کا بھی رابطہ تھا۔ سابق شوہر رانا ناصر کے اداروں سے تعلقات تھے۔ رانا ناصر کے بھائی کراچی میں منشیات کے ڈیلر ہیں، وہی وکلا دفاتر اور چیمبرز میں منشیات رکھتے تھے۔ پنکی کے نیٹ ورک کا اہم کردار ذیشان بھی پکڑا گیا۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق ذیشان پنکی کے اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ پولیس نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا، جبکہ پنکی سے رابطہ رکھنے والا پولیس اہلکار کامران تاحال فرار ہے۔ پنکی کی نئی آڈیو بھی منظر عام پر آئی، جس میں اسے منشیات کے استعمال کا طریقہ سکھاتے سنا گیا۔ ڈرگ کوئین کے بھائیوں کا ریکارڈ بھی سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے 3 بھائی ریاض بلوچ، ناصر اور شوکت بخش بھی ڈرگ سیلر ہیں۔ شوکت بخش منشیات فروشی کے لیے خاص کارندہ ہے۔ تینوں بھائیوں کے خلاف اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ ذرائع کے مطابق پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں ملزمہ کا 6 رکنی گینگ کام کرتا ہے، جو تعلیمی اداروں میں طلبہ کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ پولیس نے سٹی کورٹ میں پنکی کے مقدمات اور منشیات برآمدگی کی رپورٹ بھی جمع کرائی، جسے کیس پراپرٹی کا حصہ بنا لیا گیا۔ ساتھی رپورٹر لیاقت علی رانا کے ساتھ نوید کمال، سما، کراچی۔ تو کراچی میں گرفتار انمول عرف پنکی سے پولیس تحقیقات جاری ہے۔ کراچی اور لاہور میں ہونے والی تحقیقات پر بات کرنے کے لیے بیورو چیف کراچی اسلم خان، کراچی سے ہمارے رپورٹر نوید کمال اور لاہور سے فہد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے بیورو چیف کراچی اسلم خان کی طرف چلیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے۔ اسلم صاحب، وہ لڑکی جو کہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ میں ماڈل بنوں گی لیکن ایک کوکین کوئین بن جاتی ہے، کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ کب وہ اس فیلڈ میں آتی ہے؟ کب اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں؟ کب سے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے اس نے اور کون کون اس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں 14 سال کی عمر تک تو کراچی میں جب یہ اس کی رہائش تھی، 1995 کی پیدائش ہے، اور 14 سال کی عمر میں اس نے کراچی میں ہی منشیات کی فروخت شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ لاہور چلی گئی اور ایک فلم ڈائریکٹر کے دفتر میں رانا ناصر سے اس کی ملاقات ہوئی، اور رانا ناصر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ لاہور میں وہاں کا یہ منشیات فروش ہے، اور رانا ناصر نے بعد میں اس سے شادی کر لی اور اس کے بعد یہ دونوں ہی مل کر منشیات کا دھندا چلانے لگے۔ اور اس نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا ہے کہ جو افریقی باشندے ہیں وہ لاہور میں منشیات اس کے گھر پہنچاتے تھے، اور رانا ناصر پنکی کو مختلف منشیات ڈیلرز کے پاس کوکین کے لیے بھیجتا تھا، اور اس کے بعد یہ مختلف علاقوں میں ڈیلیوری بھی کرتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ناصر کے 2 اور کارندے بوبی اور کرن، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ 2 تھے، اور انہی سے پھر تعارف رانا ناصر نے اس کا کرایا پنکی کا، جس کے بعد ان سے بھی اس کے تعلقات ہو گئے، اور پھر رانا ناصر کی جانب سے اس پر تشدد کیا جاتا رہا 2 سال تک، جس کے بعد بوبی کے مشورے پر اس نے رانا ناصر سے علیحدگی اختیار کر لی، اور بوبی کا جو نیٹ ورک تھا وہ کراچی میں تھا۔ تو بوبی کے مشورے پر انمول عرف پنکی نے اپنا ایک نیٹ ورک بنانا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے رانا ناصر کا جو نیٹ ورک تھا وہ نہ صرف کراچی، لاہور اور اسلام آباد تک تھا۔ بوبی نے 2 سال تک پنکی کی مدد کی، اور اس کو منشیات کے 10 سے 12 بار اس نے اس کو منشیات ڈیلیوری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کے جو مختلف منشیات ہیں، اس میں آئس بھی ہے، اس میں کوکین بھی ہے، وہ پنکی کو دیتا رہا، اور اس پہ وہ مختلف تجربے کرتی رہی، اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک برانڈ بنا لیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو 10 سے 12 ہزار کی کوکین تھی اس کو وہ 40,000 روپے تک بنا کر فروخت کرتی تھی۔ تو یہ ابھی ابتدائی تفتیش میں چیزیں سامنے آئی ہیں، اور 6 رکنی اس کا جو گروہ تھا وہ تعلیمی اداروں میں اور پوش علاقوں میں موجود تھا، جس میں ایک خاتون اور 5 مرد تھے۔ اس کا ایک اور اہم کارندہ جو ہے وہ ذیشان، وہ پکڑا گیا جو سے اکاؤنٹ دیکھتا تھا، لیکن ایک اہم اہلکار جو پولیس کا کامران ہے وہ اب تک جو ہے مفرور ہے۔ صحیح، بالکل آپ اسلم صاحب جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس گندے دھندے کی جڑیں جو ہے وہ کراچی سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ نوید، آپ کے پاس کیا تفصیل ہے؟ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کیسے جو ہے باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ مقدمات میں کون کون سی دفعات درج کی گئی ہیں؟ تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ اس تمام عمل سے جو 3 روزہ ریمانڈ کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ریمانڈ کیوں ہونے نہیں دیا گیا، اور اس کے پیچھے ایسے کون سے نادیدہ ہاتھ تھے جو اس کا ریمانڈ ہونے دینا نہیں چاہتے تھے۔ بڑے بڑے نام آئے ہیں، سیاستدانوں کے نام آئے ہیں، سابق MNAs کے نام آئے ہیں، اداکاروں کے نام آئے ہیں جو کوکین کے خریدار تھے۔ اس نے انکشاف کیا ہے، جیسا کہ اسلم صاحب نے بتایا، جب اس کی کرن سے دوستی ہوئی تو کرن نے ہی اسے مشورہ دیا کہ وہ رانا سے اپنا کاروبار الگ کرے، اور رانا ناصر سے اس نے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد جو کوکین کا کام ہے اس کو اس نے الگ کیا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے گوگل سے اور دیگر طریقوں سے جو سرچ کیا اور کوشش کی کہ یہ اپنی کوکین تیار کرے۔ اس کے لیے جو کرن ہے وہ اس کی دستِ راست رہی،
किरण ने एक अफ्रीकी शख्स से शादी कर रखी थी जो खालिश कोकीन जो है लेकर आता था और लाहौर में फराहम करता था। ये 1 ग्राम से 10 ग्राम कोकीन तैयार करते थे जिसकी मालियत 9 से 10 हज़ार होती थी 1 ग्राम की, और जब ये उसको वेट करके तैयार करते थे तो 25 से 30 हज़ार पर ग्राम ये फ़रोख्त करते थे। ये कराची में जो है इकबाल उर्फ बाला नामी एक शख्स को इसने इंकशाफ किया है कि ये मंशियात देती थी। इसका ये कहना था कि जिन राइडर्स को हम इस्तेमाल करते थे आम तौर पे वो राइडर्स लाइल्म होते थे कि इसके अंदर असल माल क्या है, और इसको जो है इकबाल उर्फ जो बाला है यहाँ पर दीगर जो इसके कारिंदे हैं उनकी मदद से फ़रोख्त करता था। इसका ये कहना है कि लाहौर से कराची एक कंसाइन के जो है पहुँचाने के 50,000 रुपये देते थे। मुतअद्दिद बार ये ख़ुद भी जो है यहाँ पर कंसाइनमेंट लेकर आई। आपने बात की मुकदमात में 69C की दफ़ा ऐड की गई है, 23(1)A जो है नाजायज़ असले का केस होता है जी। वो ऐड की गई है, और इसके अंदर जो शवाहिद हैं, शहादतें हैं, जो गवाह हैं वो अहमियत के हामिल होंगे। सही, ठीक है, आपने हमें तफसीलन आगाह किया नवीद। अफाद, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि नवीद ने भी लाहौर का जिक्र किया, तो लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी क्या तफसील है, वो क्या बैकग्राउंड है? महक, लाहौर में 2 मुकदमा दर्ज हुए थे अनमोल उर्फ पिंकी के 2 भाइयों के अगेंस्ट। एक मुकदमा दर्ज हुआ 2020 में और एक मुकदमा दर्ज हुआ 2022 में। जो 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था अनमोल के भाई नासिर के खिलाफ, उसमें भी अनमोल उर्फ पिंकी नामजद है, जबकि जो 2022 में कोट लखपत के इलाके में जो मुकदमा दर्ज हुआ कोट लखपत थाने में, उसमें भी बाकायदा तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो नामजद है, लेकिन वो बराह रास्त जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था अनमोल के भाई रियाज के खिलाफ। और दोनों मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो नामजद है, और अब बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने इन दोनों बात का जो है वो ऑडिट करवाने का फैसला किया है, और ये टास्क सौंपा गया है SP CRO को, जो बाकायदा तौर पर इसका ऑडिट करेंगे। और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कि इन दोनों मुकदमात में मुलजमान की गिरफ्तारी हुई, ट्रायल मुकम्मल हुआ, चलान अदालत में जमा करवाया गया, मगर दोनों मुकदमात में अनमोल का जिक्र है तो अनमोल की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी है, और जो मुतलका अदालत है उससे इजाज़त भी तलब की जा रही है कि अनमोल की गिरफ्तारी को जल्द यकीनी बनाया जाए, और अनमोल को कराची से लाहौर मुंतकिली के लिए बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दे दी गई है। और ये भी फैसला किया गया है कि उस वक्त 2020 में और 2022 में जिन तफ्तीशी अफसरान ने अनमोल की गिरफ्तारी नहीं डाली थी, उन तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज और ये फहद बहुत जरूरी है कि पता चलना चाहिए कि वो अफसरान आखिर कौन थे। आपका बेहद शुक्रिया नवीद, आपने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। असलम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, और अनमोल उर्फ पिंकी गैंग मुनशियात की फरोख्त के लिए कैसे काम करता है, तफसीलात सामने आ गई हैं। अनमोल उर्फ पिंकी का गैंग कराची में माहाना 2 करोड़ से जायद की मुनशियात फरोख्त करता है। पिंकी मुनशियात की खरीदो फरोख्त की पेमेंट ऑनलाइन करती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मुनशियात राइडर के बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। पौश इलाकों और तालीमी इदारों में मुलजिमा का 6 रुकनी गैंग काम करता था। मुलजिमा ने बताया कि लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटर सिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया। मुनशियात की रकम मोबाइल अकाउंट से भेजी और वसूल की जाती है। रकूम की मुंतकिली के लिए गुलिस्तानी जौहर की फ्रेंचाइज इस्तेमाल की जाती थी। पिंकी के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स दीगर लोगों के नामों पर रजिस्टर्ड निकली है। साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं, और पुलिस से बचने के लिए मुनशियात वुकला के चैम्बर्स में रखी जाती थी। 2 बड़ी शख्सियात की अहम मुलाकात। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि सदर ट्रंप ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हमें एक दूसरे की मुखालिफत के बजाय ताउन करना चाहिए। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करनी होगी। हम दुश्मनी नहीं, शराकत दारी पर यकीन रखते हैं। हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी होगी। चीनी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने चाहिए। अमरीका और चीन के ताल्लुकात दुनिया के लिए अहम हैं। बीजिंग में ज़ियाफत की तकरीब से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में इस्तकबाल को तारीखी करार दिया और कहा कि चीनी सदर के साथ मुज़ाकरात में तामीरी और इंतहाई संजीदा मामलात पर बातचीत हुई। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स ममालिक से ईरान पर हमलों की दो टोक अल्फाज में मज़म्मत का मुतालबा।
नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में अब्बास अराग़ची ने कहा कि सब पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है। ईरानी किसी दबाव या धमकी के आगे सर नहीं झुकाते। हमारे लोग आम चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। जब भी ईरान पर दबाव डाला जाता है तो वो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होकर सामने आता है। हमारी मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारिहत का तबाहकुन जवाब देने के लिए तैयार है। हम सिफारतकारी को आगे बढ़ाने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अब आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर को एक और धचका। बरतानवी वज़ीर आज़म की काबीना के अहम रुकन वज़ीर सेहत ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आज़म को भेजे गए इस्तीफ़े में वेस्ट स्ट्रिंग ने कियर स्टारमर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए लिखा कि अगले आम इंतखाबात में कियर स्टारमर पार्टी की क़यादत के अहल नहीं हैं। बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उनके वज़ीर सेहत को कियर स्टारमर के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। 81 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में वो पार्टी क़यादत के लिए खुद को पेश कर सकते हैं।